नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के सब्जेक्ट एमएसएन के टॉपिक हेमोरॉइड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। हेमोरॉइड्स क्या होता है? हेमोरॉइड्स इज ए कॉमन प्रॉब्लम मोर कॉमन इन 20 to 50 ईयर्स एज ग्रुप। इट इज़ कॉमनली नोन एज पाइल्स। ये क्या होता है कि कॉमन प्रॉब्लम होती है जो क्या कि 20 से 50 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है और इसे कॉमनली पाइल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Hemorrhoids are the vascular and connective tissue complex that form a plexus of dilated vein। Hemorrhoids क्या होते हैं? वेस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्प्लेक्स होते हैं that form a plexus of dilated vein। जो डायलेटेड वेन होती है उसके प्लेक्सस यानी गुच्छे बना लेते हैं। क्या होता है इसके अंदर की कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर जो ब्लड वेसल्स होती है वो उन दोनों के वजह से ये डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, अपनी वेन होती है जो रेक्टम एरिया होता है वहाँ पे वो बड़ी हो जाती है, मतलब डायलेट हो जाती है। ए पाइल इज ए एनगोज्ड डायलेटेड एंड ईजिली ब्रोकन वेरिकोसिटी इन द पेरिनियल एरिया ओपन अकम्पेंड बाय इंटेंसिव इचिंग एंड थ्रोबिंग पेन। पाइल क्या होती है? एनगोज्ड डायलेटेड एंड ईजिली ब्रोकन वेरिकोसिटी। ये क्या होती है कि डायलेटेड होती है और इसको ईजिली ब्रोकन होती है। वेरिकोसिटी होती है, वेरिकोसिटी मतलब वेरिकोस वेन की तरह होती है, मुड़ जाती है। मतलब वेंस जैसे सीधी वेन है, इसमें इस तरीके से मुड़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो वेंस होती है उसके वाल में डिफेक्ट आ जाता है, इसलिए वो विनस ब्लड ढंग से रिटर्न नहीं हो पाता। कहाँ पे? पेरिनियल एरिया में। और इसमें क्या होता है? इंटेंस इचिंग, बहुत ज़ोरदार खुजली चलती है। और थ्रोबिंग पेन यानी जो पेन होता है वो बहुत भयंकर होता है। वो आगे देखिए इसके कोजेज यानी कारण क्या क्या हो सकती है। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, जो लीवर की वेन है पोर्टल वेन उसका हाइपरटेंशन हो सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। कोलोन कैंसर, एनाल इन्फेक्शन, जो एनाल एरिया में इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेसिव स्ट्रेनिंग वाइल डेपिकेशन, मतलब डेपिकेशन यानी प्रेस होते समय कोई हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि उस एरिया की वेन डायलेट हो जाती है। फिर इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर एज इन प्रेगनेंसी असाइड्स, और इनमें जो और काइपोसिस, इनमें जो प्रेशर बढ़ जाता है एब्डोमिन पे उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग एंड सीटिंग, ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना और खड़े रहना, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। आगे देखते हैं इसके टाइप्स यानी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हेमोरॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? प्रोलेप्स्ड पाइल भी बोलते हैं। पेशेंट कैन फील हेमोरॉइड्स बाय डिजिटल एग्जामिनेशन मतलब फिंगर की सहायता से भी उसको फील कर सकता है, मतलब बाहर ही उसको जो टिश्यू का टुकड़ा और मतलब टिश्यू और वो कनेक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स होता है वो बाहर ही फील हो जाता है पेशेंट को। फाउंड बाय इंफीरियर हेमोरॉइडल वेन ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इंफीरियर हेमोरॉइडल वेन ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो हेमोरॉइड्स रेक्टल एरिया की इंफीरियर वेन होती है जिनका ब्लड डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, वो इसकी वजह से फॉर्म होती है। सेकेंड है इंटरनल पाइल्स, मतलब इंटरनल थोड़ा अंदर की तरफ होगी। इट अकर ड्यू टू द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द सुपीरियर एनाल प्लेक्सस। उसमें तो क्या हो रहा था, एक्सटर्नल में इंफीरियर एनाल प्लेक्सस था, ये थोड़ा अंदर की तरफ, इसलिए सुपीरियर एनाल प्लेक्सस की वजह से होगा इसमें। इट इज़ डायग्नोस्ड बाय सिग्मोइडोस्कोपी, ये डिजिटल इलेक्ट्रल एग्जामिनेशन की सहायता से नहीं पता चलता इसको बाहर पेशेंट फील नहीं कर सकता, इसको सिग्मोइडोस्कोपी की सहायता से ही पता चलता है। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होती है? सिग्मोइड कोलोन के अंदर एंडोस्कोप डालते हैं, फिर उसकी सहायता से देखते हैं क्या क्या अंदर डिफॉर्मिटी है। फाउंड बाय सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन होती है, मतलब जो रेक्टल एरिया में सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन होती है उनके डायलेशन की वजह से होता है, और उनका वेन कहाँ जाता है? डायरेक्ट पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है, मतलब इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर से लेकर डिजीज़ तक का सफ़र कैसे, मतलब वो कैसे प्रोग्रेस करती है। तो देखते हैं इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी में इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी मान लो,
इसकी वजह से क्या होगा, बहुत लंबे समय तक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब एब्डोमेन पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, डायलेशन ऑफ एनाल वेन, जो एनाल एरिया की वेन है उसमें डायलेशन हो जाएगा। वो डायलेशन होगा तो वो एनाल एनाल कैनाल को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ अदर रिस्पेक्टर, जैसे इन्फेक्शन हो गया। ज़्यादा समय तक क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर होगा, ज़्यादा समय तक प्रेशर पड़ेगा और अदर रिस्पेक्टर भी प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, परमानेंट डायलेशन ऑफ वेन्स, मतलब वेन होती है जो उसका परमानेंट डायलेशन भी हो सकता है। और इससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम वेन से ब्लीडिंग हो सकती है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स को, साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं, मतलब इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद डेफिकेशन, और इसमें पेनलेस होती है। जब हम डेफिकेट करते हैं तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, मतलब चमकीला लाल रंग का ब्लड आता है। और पेन लेस होता है, मतलब दर्द नहीं होता। रेक्टल पेन है, रेक्टल एरिया में पेन होता है। ध्यान रखना यहाँ पे, तो पेन हो रहा है कब, पेन नहीं हो रहा है कब, डेफिकेशन करते समय यानी प्रेस होते समय। और रेक्टल पेन हो रहा है कब, बाद के अंदर। और रेक्टल ईचिंग, रेक्टल एरिया में ईचिंग होने, खुजली चलेगी। एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी ब्लीडिंग होने की वजह से, बार बार ब्लीडिंग होगी तो। विजिबल पाल्पेटेबल मास, मतलब वो जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट फिंगर की सहायता से उसे फील कर सकता है, मतलब वो बाहर की तरफ भी दिख सकती है, पाल्पेबल कर सकते हैं, अंगुली की सहायता से देख सकते हैं। म्यूकस डिस्चार्ज होगा, रेक्टल फुलनेस की फीलिंग आएगी, मतलब ये अभी तक हम डेफिकेट मतलब पीछे से ढंग से बाहर नहीं निकला है। कॉन्स्टिपेशन होगी। देखते इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एज नर्स क्या करना होता है, हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है। फिर उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में डिजिटल एग्जामिनेशन, मतलब उसको देखते हैं रेक्टल एरिया में क्या क्या हो रहा है, मतलब वो मास, वो टिश्यू का पाल्पेबल मास, वो सब देखते हैं। सिग्मोडोस्कोपी, इंटरनल हेमोरॉइड्स के केस के अंदर है, सिग्मोडोस्कोपी करते हैं, एनोस्कोपी करते हैं, जिसमें रेक्टम को देखते हैं। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट फॉर हेमोरॉइड्स इंक्लूड सम जनरल मेजर्स सच एज कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम क्या होती है, इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम होती है। ये क्या करती है, पेन रिड्यूस पेन, मतलब दर्द को कम करती है और स्वेलिंग को कम करती है। याद रखना, स्टेरॉइड जहाँ पर भी आ जाता है वो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन में ज़रूर काम करता है। हेमोरॉइडल क्रीम, हेमोरॉइड्स क्रीम क्या होती है, जैसे लिग्नोकेन, ये क्या उस एरिया को सुन्न कर देती है जिससे पेन कम होता है। और स्टूल सॉफ्टनर क्या होती है, ये क्या करती है, स्टूल, इसकी सहायता से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है और डेफिकेशन के दौरान स्टनिंग नहीं होती। जैसे डोक्यूसेट कैल्शियम या आगे सीट्स बाद प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इसमें क्या करते हैं, सीटिंग इन वार्म वाटर फॉर 10 to 15 मिनट, पेशेंट को वार्म वाटर के अंदर बिठाते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इससे पेशेंट को बेटर फील होता है। अदर मेजरमेंट टू रिड्यूस पेन आर नॉट स्ट्रेचिंग ऑन द एनाल रीजन में स्ट्रेचिंग नहीं होने देना। अवॉइड परफॉर्म टॉयलेट टिश्यूज, मतलब टिश्यू की सहायता से वो मतलब साफ नहीं करना है बाद में, डेफिकेट करने के बाद में। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट देख दिए, सर्जरी की सहायता से क्या क्या होता है। स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं इसके एनाल रीजन के अंदर, एनाल कैनाल के अंदर। क्या क्या होता है, इससे थ्रोम्बोसिस और फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे वो कहने का मतलब वो जिस एरिया में वो है हेमोरॉइड्स वो नष्ट हो जाता है। अब आगे क्या था, एंडोस्कोपिक लाइगेशन एंड रबर बैंड लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब बांधना होता है किसी भी चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, हेमोरॉइड्स के जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू का मांस होता है, उसको बांध देते हैं उससे फिर उसमें वो मतलब ठीक हो जाता है। मोस्टली डन इन इंटरनल हेमोरॉइड्स के अंदर मोस्टली किया जाता है लाइगेशन विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड अंडर सिग्मोडोस्कोपी। सिग्मोडोस्कोपी के अंतर्गत मतलब उसकी हेल्प से क्या करते हैं, रबर बैंड बांधते हैं। इट प्रिवेंट ब्लड सप्लाई एंड स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम पाइल्स। जो पाइल्स होती है उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है एंडोस्कोपिक लाइगेशन और बैंड लाइगेशन। आगे देखते क्रायो सर्जरी। इसमें क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ सर्जरी ब्रीचिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर नेक्रोसिस ऑफ पाइल्स। इसमें क्या होता है, पाइल्स जो होते हैं उनको नेक्रोसिस या उस टिश्यू डेड करने के लिए क्या करते हैं,
क्रायो सर्जरी करते हैं, इसमें फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो उस गैस को यूज़ किया जाता है, उसको अंदर डालते हैं एनाल कैनाल के अंदर। आगे देते हैं हेमोरोइडेक्टोमी। इसमें क्या होता है, मोस्टली डन इन एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होती है, उसमें हेमोरोइडेक्टोमी करती है। इसमें क्या करते हैं, पाइल्स को सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं। आगे देखिए नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग क्या क्या रोल है नर्सिंग के, नर्स के इसमें ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा, फूड में फाइब्रस अमाउंट बढ़ानी है। पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड मोर फ्लूइड। पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड देना है, एटलीस्ट 2 लीटर पर डे। और क्या करना है, स्टूल शॉर्पनर देना, जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से। आगे करता है रिड्यूसिंग पेन करना। रिड्यूसिंग पेन के लिए सिट्स बाथ देते हैं एटलीस्ट 3 to 4 टाइम पर डे। कोल्ड एप्लीकेशन टू एनाल रीजन, मतलब कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करना है एनाल रीजन में पे। और माइल्ड एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं पेशेंट को। प्रमोटिंग हीलिंग प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, एडवाइस पेशेंट टू कीप पेरिनेल एरिया ड्राई एंड क्लीन। किसी भी एरिया की जहाँ पर घाव हो या फिर कुछ और घाव हो, उसकी हीलिंग के लिए क्या करते हैं, ड्राई और उसे क्लीन रखते हैं। अवॉइड सिट्स बाथ और हॉट एप्लीकेशन फॉर 12 आवर ऑफ सर्जरी। सिट्स बाथ और हॉट एप्लीकेशन देना है, मगर 12 घंटे के बाद में, 12 घंटे तक अवॉइड करना उसके इन सब चीज़ों को, सिट्स बाथ को और हॉट एप्लीकेशन को। पेशेंट में भी गिवन सिट्स बाथ 3 to 4 टाइम्स नेक्स्ट डे टू सर्जरी, मतलब अगले दिन से 12 घंटे के बाद में उसे 3 से 4 बार दिन में दिया जा सकता है सिट्स बाथ। ये प्रमोटिंग नहीं है। प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में, सर्जरी के बाद में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उन्हें प्रिवेंट करना। जैसे असेस द पेशेंट फॉर ब्लीडिंग एंड यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इसका असेसमेंट करना है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब यूरिन बार पास आउट नहीं हो पा रहा है, इसका भी असेसमेंट करना। प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड एंड बैलेंस डाइट टू पेशेंट टू री इस्टेब्लिश बाउल हैबिट। उसे एडुकेट फ्लूइड और बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी है। हेल्थ एजुकेशन देना उसे, किसके बारे में, एक्स्ट्रा फाइबर्स लेना है डाइट में, इनफ ड्रिंक लेना है, फ्लूइड लेना है, वेट को रिड्यूस करो, मॉडिफाई लाइफ स्टाइल, कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रहना है या बैठा नहीं रहना। थैंक यू।